नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक नई वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। सबसे पहले आप सबका मैं अपने YouTube चैनल लाल किताब का मजमून में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज जो मैं चैप्टर लेकर आया हूँ ये है शादी। जी हाँ दोस्तों, शादी एक ऐसा अ, अध्याय है इंसान की ज़िंदगी का, जहाँ से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है, यूँ कह सकते हैं हम, है ना? तब एक फ़ेज़ हम जो है वो माता-पिता के साथ जवानी तक आ गए, अब यहाँ से दूसरा फ़ेज़ जो है पत्नी और बच्चों के साथ, माँ-बाप को साथ लेकर चलना है। अब लाल किताब शादी के बारे में क्या कहती है, इसके बारे में मैं पहले आप लोगों से थोड़ा-सा ज़िक्र करूँगा, फिर मैं आप लोगों को वो योग बताऊँगा और वो तरीका बताऊँगा कि आप अपने टेबे से देख सकते हैं कि किस साल आपके शादी के योग बन रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो शादी, पंडित जी कहते हैं कि दो परिवारों का मिलन है, दो अलग-अलग परिवार जो एक दूसरे को नहीं जानते हैं, कोई संबंध नहीं है उनका एक दूसरे के साथ, और वो अपने बच्चों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलते हैं और उसके बाद एक रिश्तेदारी शुरू हो जाती है। शादी, जिसे सुनकर, इस शब्द को सुनकर ही ऐसा लगता है कि खुशी का माहौल बन गया, और जहाँ खुशी का माहौल हो, खुशी हो, वहाँ मंगल नेक की बात ना हो या मंगल ग्रह की बात ना हो, ये पॉसिबल नहीं है। लाल किताब में मंगल को ही नेक और बद दो रूप दिए गए हैं। मंगल नेक आपकी शादी को खुशियों से भर देगा और मंगल बद आपकी शादी को बर्बादी की तरफ ले जाएगा, परेशानी वाली शादी रखेगा, जिसे कहते हैं कलह क्लेश रहना वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब तो ये हो गया दोस्तों कि हम जिससे भी शादी कर रहे हैं या जो हमसे शादी कर रहा है, हम दोनों के टेबल में मंगल जो है वो पॉजिटिव होने चाहिए। अगर नेगेटिव है तो उसे ठीक किया जा सकता है, कर्म अच्छे कीजिए, उस ग्रह से संबंधित रिश्तेदार की सेवा कीजिए, उससे वो मंगल जो है नेक फल देना शुरू हो जाएगा। बाकी और भी उपाय लोग करवाते हैं, वो आपकी इच्छा है। लाल किताब में जो उपाय हैं वो मैं आपको बताऊंगा, बहुत ईजी और सरल उपाय हैं। और लाल किताब में भी मंगल दोष का जिक्र है। मैं ये भी बात आप लोगों को बता दूं आज इस मंच पर कि मंगल, मंगलीक, मंगल बद, मंगल दोष का लाल किताब में भी जिक्र है, लेकिन जैसे अन्य ज्योतिष में खाना नंबर 1, 4, 7, 8 और 12 घरों में बैठे हुए मंगल को मंगलीक दोष कह के बताया जाता है, हमारी लाल किताब में सिर्फ 2 घरों में मंगल दोष या मंगलीक या मंगल बद का जिक्र किया गया है। मंगल के लिए 2 मंदे घर बताए गए हैं। एक खाना नंबर 4, जहां मंगल आकर मंगलीक हो जाता है, बुरा हो जाता है, कमजोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये उसके नीच का घर है। खाना नंबर 4 ये मंगल के नीच का घर है, यहां वो कमजोर हो गया, इसलिए यहां मंगलीक शब्द का इस्तेमाल पंडित जी ने मंगल बद का, मंगलीक का, जो भी आप समझ सकते हैं, वैसे मंगलीक का जिक्र किया है, मंगल बद का भी जिक्र किया है, अलग अलग कंसेप्ट में किया है। और दूसरा उन्होंने जिक्र किया है खाना नंबर 8 में। खाना नंबर 8 में पंडित जी कहते हैं कि मंगल जब भी आएगा वो मंगल बद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि खाना नंबर 8 जो है वो मौत का घर है। इसमें जो भी पड़ा वो गया, इसमें जो भी आया वो गया, क्योंकि एंड का है ना, वो खत्म का है, शून्य का है वो घर, वहां आकर चीज नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। मुझे अच्छी तरह याद है, अभी कुछ दिन, 2 महीने पहले यहाँ हमारे ऑस्ट्रेलिया में एक गाड़ी चोरी हो गई। तो उस वक्त जब होरोस्कोप देखा गया तो उसमें जो है 8वें घर में उस गाड़ी से संबंधित प्लैनेट चला गया था।
तो वो गाड़ी नहीं मिलेगी कहा गया, तो वो आज तक नहीं मिली। उसका क्लेम 15वें दिन ही उसका क्लेम उस जातक को मिल गया। चलिए कोई बात नहीं, ये तो एक एक्सपीरियंस की बात मैं आपसे शेयर कर रहा था। इसकी ज़रूरत नहीं है वीडियो में, क्योंकि हर बंदा अपनी वाहवाही के लिए अपनी अच्छी बातें बोलेगा, बुरी बातें, फेलियर तो बताऊंगा नहीं मैं कितना फेलियर हुआ हूँ, है ना। मैंने जो अच्छा किया वो मेरे मुंह पे आ जाएगी। हर बंदा अपनी तारीफ सुनने को बैठा है ना। चलिए कोई बात नहीं, इसे इग्नोर कीजिए। लेकिन ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको लाल किताब की संपूर्ण शादी से संबंधित जानकारी दे दूंगा, उपायों सहित, ताकि आपको अपनी शादी से संबंधित टेवा बाहर दिखाने की जरूरत ना पड़े कि आपकी शादी कब होनी है, कहाँ होनी है, किससे होनी है, कैसी होनी है, ये सारी चीजें, और क्या उपाय आपने शादी में करने हैं, वो भी चीजें मैं आपको इस टेवे में, इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो हालांकि लंबी ना हो। मंगल के बाद पंडित जी कहते हैं शादी का कारक जो है लाल किताब में हम उसे, मंगल तो एक हो ही गया, लेकिन उसके अलावा पंडित जी ने खान नंबर 7, जैसे कि हम सबको पता है कि हमारी कुंडली का जो खान नंबर 7 होता है, 7th हाउस, वो शादी के लिए देखा जाता है। तो खान नंबर 7 में पंडित जी ने हमें 2 ग्रह दिए हैं, बुध और शुक्र। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने जब भी शादी का चैप्टर देखना है, शादी देखनी है, तो हमें खान नंबर 7 भी देखना है, और बुध और शुक्र ग्रह भी हमें देखने हैं। 3 ग्रह हमारे पास आ गए, बुध, शुक्र और मंगल। मंगल, बुध और शुक्र। अब एक ऐसा ग्रह और हमें चाहिए जो हमें टाइम बता दे, दिन बता दे, महीना बता दे या साल बता दे कि इस साल वर्षफल में आपकी शादी होनी है। वो है काल। काल मतलब समय, है ना। समय, समय का ग्रह है शनिचर। शनिचर डिसाइड करेगा कि आपकी शादी किस वर्ष होनी है, एज पर लाल किताब के रूल की मैं बात कर रहा हूं। अन्य ज्योतिष कैसे समय डिसाइड करती है, हमने उस टॉपिक पे नहीं जाना है, ठीक है। तो हमने लाल किताब क्या कहती है शादी के बारे में, उसके क्या जिक्र है, हम उस बारे में चर्चा कर रहे हैं। मंगल, बुध, शनि और शुक्र, ये 4 ग्रह हैं जो शादी के मेन स्तंभ कहे गए हैं। 4 खंबे जो हैं, ये 4 हैं। अब हमने क्या देखना है कि हमारी जन्म कुंडली में जो बुध और शुक्र हमने लिए हैं, ये बुध और शुक्र खान नंबर 7 में मौजूद है, पक्के ग्रह हैं ये, वो खान नंबर 7 के। और इसी बुध और शुक्र को खान नंबर 7 में पंडित जी ने हस्बैंड वाइफ का जोड़ा भी कहा है। हैरान मत होइए, मैं जो भी बात करता हूं लाल किताब की करता हूं, लाल किताब में लिखी हुई बात करता हूं। मतलब पति पत्नी को भी बुध और शुक्र के रूप में पंडित जी ने यहां कहा है, और इसको पंडित जी ने यहां बहुत सी बातें की हैं। हम तो सिर्फ यहां बुध और शुक्र और चक्की का पुड़, शुक्र जो है वो नीचे की पुड़ है जो फिक्स है, और ऊपर जो चक्की का पुड़ यानी कि दूसरा पार्ट जो चक्की का घूम रहा है वो बुध है। लेकिन एक्चुअल में ये तो है ही है, लेकिन मेरे ख्याल से इससे आगे भी हमें बढ़ना चाहिए। इससे आगे हमने कैसे बढ़ना है, इससे आगे हमने ऐसे बढ़ना है कि जो नीचे का पुड़ है ना जी, वो चक्की तो है, पंडित जी हमें कह रही हैं, पंडित जी तो ये भी कह रही हैं तराजू के 2 पलड़े, 2 पार्ट, जहां एक में सामान रखते हैं, एक में वजन रखते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो ये 2 पुड़ है ना सर, बुध और शुक्र, ये है, बुध है हमारी आकाश, जो ये सारा आसमान है ये बुध है, और जो ये धरती है हमारी, ये शुक्र, ये जो जमीन है ये एक्चुअल में शुक्र है, जहां खेती बाड़ी होती है, अनाज उगता है। ये सारी शुक्र है। हम चंद्र को भी धरती कहते हैं, लेकिन वो अलग अलग कंसेप्ट में है। बात को समझिए आप कि वो अलग अलग कंसेप्ट में है। एक्चुअल में जो नंबर 7 में बुध शुक्र को कहा गया है ना, बुध आसमान को कहा गया है, आकाश को कहा गया है, आकाश को, और शुक्र जो है वो धरती को कहा गया है, जमीन को। उपजाऊ है ना, हस्बैंड वाइफ का जोड़ा वहां होगा तभी वो जुड़ जाएंगे ना, बुध केतु बच्चा। तो बुध, शुक्र और शनि, ये 3 ग्रह हमने शादी के कमिटमेंट के लिए देखनी है। लेकिन शादी अच्छी या बुरी, उसके लिए हमें मंगल ग्रह को जरूर देख के रखना है, उसको सबसे पहले ठीक करना है कुंडली में, उसके बाद आगे चलना है। अब
पंडित जी कहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में बुध और शुक्र जहां भी कहीं भी बैठे हो सकते हैं, इकट्ठे भी बैठे हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, एक घर सूरज से एक दो घर आगे एक दो घर पीछे भी हो सकते हैं, और किसी खाने में भी हो सकते हैं, किसी राशि के हो सकते हैं। लेकिन लाल किताब में हम पक्के घर लेकर चलते हैं। घर नंबर 1 को पक्का घर और 12 को पक्का घर, 7 को पक्का घर, ऐसे हम 1 2 3 से लेकर तरतीब बाई 12 पक्के घर कर देते हैं। अब बुध और शुक्र जब वर्षफल में कोई एक या दोनों मैटर नहीं करता, खाना नंबर 1 में आ जाए, 2 में आ जाए, 10 में आ जाए, 12 में आ जाए, अभी मैं 11 को छोड़ रहा हूं, फिर मैं 12 को भी छोड़ूंगा, ये दोनों एक एक घर छोड़ेंगे। चलिए अभी आसानी के लिए कर देते हैं, 1 2 10 से 12 इन घरों में अगर बुध और शुक्र आ जाए, कोई अकेला आ जाए या दोनों आ जाए, तो प्रॉमिस वर्षफल चार्ट जो है वो आपको कुछ हद तक ये कह रहा है कि इस साल आपके शादी के योग बन रहे हैं। अब इन्हीं बुध और शुक्र को, दोनों को या किसी एक को, इन बुध और शुक्र से, दोनों से या किसी एक से आपस में ये ट्राइंगल में बैठ जाए, ट्राइंगल में बैठ जाए। ट्राइंगल का मतलब आप अच्छी तरह समझते हैं, 1 5 9 है ना। मान लीजिए अगर शुक्र 1 में आ गया वर्षफल में, शनि 5 या 9 में होना चाहिए। बुध 2 में आ गया, शनि 6 या 10 में होना चाहिए। ऐसे ही तीसरे में आ गए तो शनि 7 या 11 होने चाहिए। यानी कि बुध और शुक्र से शनि जो है 5वें या 9वें बैठा होना चाहिए, तो उस साल शादी का योग आपका बन जाएगा। वो साल आपका शादी का बन रहा है, उस साल आपके लिए रिश्ते आएंगे, शादी होने के योग हैं। करना नहीं करना आपके ऊपर डिपेंड है। इसी तरीके से जब ये योग वर्षफल में बनेगा, उस साल आपकी शादी के योग बन जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर इसी तरीके से जैसे अभी मैंने आपको बोला ट्रायंगल में शनि बैठ जाए, लेकिन अगर इसी वक्त शुक्र पहले घर में हो और बुध शुक्र से 7वें घर में हो, मान लीजिए शुक्र 1 में है, बुध 7 में आ गया, तो उस साल शादी नहीं होगी। शुक्र 3 में है, बुध 9 में आ गया, शादी नहीं होगी। शुक्र 2 में है, बुध 8 में आ गया, शादी नहीं होगी। शुक्र 12 में है, बुध 6 में आ गया, ये एक्सेप्शनल केस है क्योंकि यहां दोनों उच्च के हैं। इस बात का भी आपको नॉलेज रखनी है, यहां शादी होगी, यहां हो जाएगी, यहां कोई दिक्कत नहीं है। शुक्र 11 है, बुध 5 है, यहां हो जाएगी क्योंकि ये बाद में है। लेकिन अगर कई टेमों में देखा गया है कि अगर बुध 5 के समय बुध जागता हो, यानी कि नंबर 9 में कोई ग्रह हो, तो उस साल भी शादी नहीं होती, देखी गई है एक्सेप्शनल केसों में। मोटा तौर पर आप ये लेके चलिए कि अगर शुक्र से बुध 7वें है तो शादी नहीं होगी, चाहे योग बनते ही क्यों ना हो। हम मोटे तौर पर ये लेकर चलते हैं। और योग पंडित जी बताते हैं कि जन्म कुंडली का बुध और शुक्र आपके वर्षफल में जब खाना नंबर 2 या 7 में आ जाए, जन्म कुंडली में 2 और 7 में बैठे थे और वर्षफल में भी 2 में ही आ गए या 7 में ही आ गए, जन्म कुंडली में 7 में बैठे थे रिपीट कर गए, या जन्म कुंडली में जिस घर में बैठे थे, घर वही लेनी है, 1 2 10 11 और 12, इन घरों में अगर बुध और शुक्र बैठे हैं और रिपीट इन्हों घरों में आ गए हैं, तो उस साल भी आपकी शादी हो जाएगी, बशर्ते शनि ट्राइंग में आना चाहिए 5वें या 9वें इन ग्रहों से। बृहस्पति 4 में आ जाए, उस साल भी शादी के योग बनते हैं, उस साल भी आपकी शादी हो जाएगी। शुक्र 4 में आ जाए, 2 और 7 में शुक्र के दुश्मन ग्रह ना हो,
तो भी आपकी शादी उस साल हो जाएगी। शनि 10 आ जाए, शुक्र 4 आ जाए, तो भी आपकी शादी हो जाएगी। शनि 4 आ जाए, शुक्र 10 आ जाए, तो भी आपकी शादी हो जाएगी। इसके बावजूद अगर कोई ऐसा ग्रह, मतलब बुध और शुक्र की बात कर रही हैं, 1, 2, 10, 11, 12 में नहीं है, इसके अलावा भी तो किसी घर में बैठे हो सकते हैं ना, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर बुध और शुक्र इन घरों में आ जाए और इनके जो पक्के ग्रह हैं, जैसे 3 का पक्का ग्रह है मंगल, बुध शुक्र बैठे हैं 3 में किसी के, और मंगल बैठा है मान लीजिए खाना नंबर 9 में, ये जन्म कुंडली की बात कर रहा हूं मैं। अब वर्षफल आपने बनाया, बुध शुक्र आ गए मंगल बैठे हुए घर में 9 में, जहां मंगल बैठा हुआ है आपकी जन्म कुंडली में। आपकी जन्म कुंडली में बुध और शुक्र 3 में है और मंगल 9 में है। अब वही बुध और शुक्र वर्षफल आपने बनाया 9 में आ गए, जहां मंगल बैठा था, और वो मंगल उठकर बुध के पक्के घर में चला गया, शुक्र के पक्के घर खाना नंबर 7 में आ गया, तो भी उस साल शादी हो जाएगी। तो भी उस साल शादी हो जाएगी। 4 में बैठा है बुध और शुक्र, इसका पक्का ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा कुंडली में मान लीजिए 10वें घर में बैठा था, ये बुध और शुक्र आपने वर्षफल बनाया 10वें आ गए, और वहां का चंद्रमा जो उठकर बुध शुक्र के पक्के घर 7 में चला गया, उस साल भी आपकी शादी हो जाएगी। योग बन गए आपके। शनि आपको मदद देना जरूरी है, शनि की मदद बहुत जरूरी है। उस साल आप शादी कर सकते हैं, शादी के योग बन गए हैं। किस साल शादी नहीं करनी है, इस तरीके से आप 3 और 4 मैंने बता दिया आपको, 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12 बता दिए। इसी तरह 5, 6, 7 इनके पक्के ग्रह लेकर आप घुमा सकते हैं, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। अगर है तो आप किसी लाल किताब करने वाले को अपना होरोस्कोप दिखाकर उस साल शादी का योग है या नहीं आपको वो बता देंगे। हाँ, इतना जरूर आप ध्यान रखिएगा कि बुध और शुक्र से अगर शनि भी बैठा है तो शादी का योग तो बना दिया उसने, शादी हो जाएगी। लेकिन अगर बुध और शुक्र से ट्राइंग में शुक्र के दुश्मन ग्रह अगर बैठ गए हैं, स्पेशली शुक्र के दुश्मन ग्रह मैं बोल रहा हूं आपको, क्यों? क्योंकि पति और पत्नी दोनों का कारक शुक्र को माना गया है, और लाल किताब में शादी का कारक भी शुक्र को ही माना गया है। तो शुक्र से अगर ट्राइंग में सूरज आ जाए, राहु आ जाए, या चंद्रमा आ जाए, इन तीनों से कोई भी ग्रह जब बुध और शुक्र की जड़ में आ जाएंगे, यानी कि 5वें या 9वें आ जाएंगे, तो उस साल शादी नहीं होगी। उस साल रिश्ता होके टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, कारण कोई भी हो। कारण क्या होंगे वो भी जब आप होरोस्कोप लाल किताब को दिखाएंगे तो वो कारण भी आपको बता देगा, या आप मेरी वीडियो के नीचे जब कमेंट करेंगे कि कारण कैसे देखने हैं, तो वो मैं अगली वीडियो आपको कारण पे भी बता दूंगा, उपाय भी बता दूंगा। कोशिश करूंगा कि मैं वीडियो लंबी नहीं करूंगा, बेसिकली ये भी लंबी होती जा रही है, 20 मिनट की तो हो गई है, 10, 15, 20 मिनट से ज्यादा की वीडियोस मेरी नहीं आप देखेंगे तो जब भी बुध और शुक्र से इनके जड़ों में 5वें और 9वें में अगर शुक्र के दुश्मन आ जाएंगे या बुध के दुश्मन आ जाएंगे तो शादी उस साल नहीं होती है। स्पेशली शुक्र के दुश्मन आए तो बिल्कुल नहीं होती है। किससे शादी नहीं करनी है? जब शुक्र ग्रह स्त्री राशियों में बैठा हो,
ये पॉइंट आपको कोई बताएगा नहीं, या शादियां होते समय देखते भी नहीं ये पॉइंट एस्ट्रोलॉजर्स। जो नए नए एस्ट्रोलॉजर्स बने हैं ना, वो ये देखते भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास आते हैं लोग, आते हैं हमारे पास, और हमारी जब मीटिंग्स होती है उनमें भी हजारों ऐसे जो हमारे कन्वर्सेशन वाले एस्ट्रोलॉजर्स है, ग्रुप है जो हमारे, उनमें भी ऐसी बातें होती हैं। तो जब शुक्र फीमेल राशि में बैठा होगा, मतलब 2 में, 4 में और 7 में, 2 और 7 तो इसकी अपनी होगी और 4 चंद्र की राशि होगी। जब इन राशियों में बैठा होगा, पक्के घरों में, इनमें या राशियों में भी आप सोच सकते हो, मैं नहीं बता रहा लेकिन आप सोच सकते हो, क्योंकि पंडित जी भी राशियां लेते थे तो आप ले सकते हैं। अगर शुक्र 2, 4 और 7 राशि में बैठा है, या 7, 2, 4, 7 पक्के घर में बैठा है, तो ऐसे मर्द से अपनी बेटी की शादी को अवॉइड कीजिए। ऐसे मर्द की एक से ज्यादा स्त्रियों से संबंध होंगे या हो सकते हैं। इसी तरीके से पंडित जी कहते हैं, अगर बुध नर ग्रहों की राशि में बैठा हो, 5, 1, 9 और 12, 8 को नहीं लेना है क्योंकि यहां बुध मंदा है, 5 को भी नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि यहां बुध बहुत उम्दा है अगर सोया हो। तो 3 घर हमें जरूर देखने हैं जब हम अपनी बेटी ब्याह रहे हैं, बहू ला रहे हैं, जब हम बहू ला रहे हैं, बेटा ब्याह रहे हैं, गलती से बेटी कह गया। जब बेटी ब्याहनी है तो मर्द का टेवा देखना है, उसमें 2, 4, 7 में शुक्र ना हो। और जब आपने बेटा ब्याहना है तो आपने देखना है जो लड़की आप ला रहे हैं, उस लड़की के टेवे में खाना पर 1 में बुध ना हो, 9 में बुध ना हो, 12 में बुध ना हो। अब मेरे दोस्त कई कहेंगे कि 12 की शर्त अलग पड़नी चाहिए। भाई शर्तें बहुत है, लाल किताब इज अ कंडीशनल बुक। लाल किताब में शर्तें ही शर्तें हैं। यहां यूट्यूब में कोई पूरा ज्ञान नहीं दिया जा सकता। क्रिटिसाइज आप मत करें, मुझे पता है क्या क्या कंडीशन लिखी है। ये मेरा अहंकार नहीं है, ये मेरा स्वाभिमान है, इसमें मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। बुध जब 1 में हो, 9 में हो, 12 में हो, तो उस लड़की से भी आपने शादी नहीं करनी है अपने बेटे की, क्योंकि वो कई मर्दों के ताल्लुक में रह सकती है, या रही होगी, या रह सकती है, या उसमें क्वेश्चन मार्क है। किसी के भी हो तो क्वेश्चन मार्क हो, ये जरूरी नहीं है। ये लाल किताब और पर्सनल तजुर्बे की बातें होती हैं यूट्यूब में, किसी को ब्लेम हम नहीं करेंगे, मैं नहीं करूंगा। हर बंदा पवित्र है, भगवान का है, वो इंसान अपने आप को ठीक रखे तो ठीक है। अदरवाइज मैं आपको ऐसे बहुत से टेवे दिखा दूंगा जिसमें फीमेल के टेवे में बुध 12वें घर में अकेला बैठा है और 3-3 शादियां हुई हैं, और अभी भी मल्टी रिलेशन में है वो, अभी भी 1, 2, 3, एक से रिलेशन खोल के छोड़ दिया, दूसरे को छोड़ दिया, ऐसे पता नहीं कितने मर्दों से वो रिलेशन बना के छोड़ चुके हैं। तो ये हर टेवे में नहीं अप्लाई होगा, लेकिन हम आगाह तो कर सकते हैं ना। मेरा आपके करेक्टर पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, मेरा आपको एक सलाह है मेरी आपको, कि अगर आप अपने बेटे की शादी कर रहे हैं तो आप बुध 1, बुध 9, बुध 12 वाली लड़की से मत कीजिए। क्या परेशानी है आपको? और नहीं तो आप कर लीजिए, फिर उसे अपने संस्कारों में रखिए, या संस्कारी लड़की लाइए। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि शादी जो है ना, वो संस्कारों पे चलती है, वो गुण मिलानों से या टेवे देखकर नहीं चलती। मैं कभी गुण मिलान या होरोस्कोप देखकर नहीं टेवे मिलाता, ना मैं टेवे मिलान के पैसे लेता हूं, ना मैं टेवे मिलाता हूं, मैं इग्नोर कर देता हूं। क्यों? क्योंकि गुण मिलानों से अगर शादियां चलती होती तो फिर अगर हम अपना इतिहास खोल के देखें तो वो तो शादियां चली नहीं। संस्कारों से शादियां चलती हैं,
संस्कार जब तक आपके अंदर है और आपकी बुद्धि ठीक है, आप शादी को निभाते जाएंगे। जब आपकी बुद्धि खराब हो गई, आपके संस्कार डगमगा गए, आपकी शादी खराब हो ही जाएगी। आप जितने मर्जी उपाय प्रिकॉशन जो मर्जी कर लीजिए। तो अपने संस्कारों को ठीक रखिए, अपने संस्कारों के साथ जुड़े रहिए, तो आपकी शादी भी ठीक रहेगी। अब जिस होरोस्कोप में शुक्र को उसके शत्रु ग्रह देख रहे हैं, चंद्र, सूरज, राहु, या साथ बैठ गए हैं, तो भी शादी में कुड़कुड़बाजी रहेगी। इसी तरह अगर शुक्र के साथ उसके दोस्त बैठ गए हैं, दोस्त बुध, शनि, केतु, ये शुक्र के दोस्त है, तो शादी बढ़िया रहेगी, लंबी चलेगी। आपके पति की आयु लंबी होगी, आपके ऑपोजिट सेक्स की आयु लंबी होगी, आपकी मैरिज लाइफ खुशहाल होगी। अगर दोस्त ग्रह बैठे हैं, देख रहे हैं शुक्र को, तो शादी खाना आबादी। अगर दुश्मन ग्रह देख रहे हैं, बैठे हैं, तो शादी खाना बर्बादी। ये छोटे छोटे पहलू तो आप देख ही सकते हैं ना, एस्ट्रोलजर भी देख सकता है। इसी तरीके से अगर आप शुक्र के साथ दुश्मन ग्रह बैठे हैं, तो उस ग्रह का दिन, उस ग्रह का समय को शादी ना करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर शुक्र के साथ सूरज बैठा है, तो रविवार का दिन आप अवॉइड कर सकते हैं। रवि का समय लाल किताब के अकॉर्डिंग जो बनता है उसे आप अवॉइड कर सकते हैं। 10 से 11, 8 से 10 उसे आप अवॉइड कर सकते हैं। होरा आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर शुक्र के साथ चंद्रमा बैठा है, तो सोमवार का दिन अवॉइड कीजिए। 10 से 11 का समय, या जो भी 10 से 11:30 का समय या 12 का समय जो भी चंद्र का निकलता है, पूरे दिन मान के हिसाब से कैलकुलेशन करके, वो समय भी आप अवॉइड कीजिए। राहु है, तो राहु की वीरवार पक्की शाम आपको मैंने बताया, वो दिन है वीरवार का, राहु का, शाम का, और समय शाम का ही है। हर रोज की शाम जो है उसे अवॉइड कीजिए। चंद्र आपके अगर 11 है, तो रात की शादी, तारे की छांव में शादी करना या करवाना, वो भी अवॉइड कीजिए। दुश्मन ग्रह के साथ अगर शुक्र बैठा है, जैसे सूरज, चंद्र और राहु की बात की, अगर सूरज के साथ बैठा है, तो 22वां साल आप अवॉइड कीजिए, 25वां साल आप अवॉइड कीजिए। अगर चंद्र के साथ बैठा है, तो 24वां साल आप अवॉइड कीजिए, 25वां साल आप अवॉइड कीजिए। इसी तरह उपाय के लिए, जो ग्रह शुक्र को मंदा कर रहा है, या शुक्र जिस ग्रह से मंदा हो रहा है, दोनों में फर्क है। दोनों में फर्क है। ये फर्क आपको लाल किताबी भली भांति बता देंगे। तो आप उस ग्रह का उपाय कीजिए जो ग्रह खराब हो रहा है, या जो ग्रह खराब कर रहा है। जब आप उसका उपाय करेंगे, उसका उपाय शादी के समय ही होगा, कन्यादान के समय होगा। उसके बाद उस उपाय वाली एक चीज को जल प्रवाह कर देना, और दूसरी चीज को उस बिटिया को दे देना है, अपनी बिटिया को या अपनी बहू को, कि ये लो, ये आप सारी जिंदगी इसे संभाल कर रखो। जिस तरह मैंने तुम्हें संभाला है आज तक, वैसे तुमने संभालना है इसे। और ध्यान रहे कि वो टुकड़ा, वो सामान, वो जो भी 9 ग्रहों में से जिस चीज की भी वो आशियां है, आर्टिकल है, वो हमेशा संभाल के रखनी है। उसे गुम या चोरी नहीं होने देना है। अबल तो वो गुम भी नहीं होता, चोरी भी नहीं होता। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, तो उसके साथ का एक मिलता जुलता टुकड़ा दोबारा लाके आप अपने घर में रख लीजिए। दोबारा से उपाय को रिपीट करने की शुरू से वो जरूरत नहीं पड़ेगी, पूज्य पंडित जी कहते हैं।
जब कुंडली में सूरज बुध इकट्ठे हों या बुध सूरज से पहले हो बाद में हो, तो भी पत्नी के स्वभाव रंग रूप पर असर पड़ता है। खासकर उस वक्त जब शुक्र और बुध को या बुध को या शुक्र को, सॉरी शुक्र को नहीं, इससे बुध को अगर शनि देख रहा हो, उसका दोस्त बुध को शनि देख रहा हो, शुक्र का भी दोस्त है, तो उस टेवे को भी अवॉइड किया जाता है। इसमें सूर्य की कंडीशन होती है कि कहां बैठा हुआ सूर्य या कहां बैठा हुआ बुध किसको मदद देगा, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको हम देखते हैं। इस तरीके से आप शादी का जो है अपने से भी देख सकते हैं, खुद से भी देख सकते हैं, या किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखा सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि जब आपकी होरोस्कोप में योग नहीं बना है, वर्षफल में योग जब नहीं बना है, तो आप उस साल पंडितों के, एस्ट्रोलॉजर्स के धक्के मत खाइए, उनके उपाय बेफिजूल में मत कीजिए। वो उपाय काम ना करेंगे, वो उपाय से आपकी शादी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि योग नहीं बना है। जब तक योग नहीं बनेगा तब तक फलित कैसे होगा? फलित तो वो तभी होगा ना जब योग बनेगा। इसी तरीके से अगर आपकी जन्म कुंडली में शादी का योग है, तभी आपके वर्षफल में वो फलीभूत होगा। अगर जन्म कुंडली में शादी का योग नहीं है, तो वर्षफल में जितने मर्जी योग बनते जाएं, वो इग्नोर होते जाएंगे। हां, ये जरूर हो सकता है कि जिस टेवे में योग नहीं है, ऐसे टेवे पंडित जी ने कहा है बहुत कम होते हैं। जैसे एक पंडित जी ने होरोस्कोप दिया है खसमानु खानी, खादिम, पति को खाने वाला टेवा है ना, पत्नी का टेवा पति को खा जाएगा और पति का टेवा पत्नी को खा जाएगा, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि शुक्र को उन्होंने हस्बैंड वाइफ दोनों ही बताया है, लेकिन उन्होंने लिखा खादिम ही है। क्यों? क्योंकि ये जो एस्ट्रोलॉजी है ये फीमेल के ऊपर पंडित जी ने ज्यादा तवज्जो दी है, या ये ज्योतिषी मैं कहता हूं फीमेल के ऊपर लगती है, क्योंकि जिस वक्त ये बनाई गई थी, आज के जमाने में सबके ऊपर लगती है, क्योंकि साइंस है और हम अगर इस दुनिया में रह रहे हैं तो ये हमारे ऊपर भी लगेगी, चाहे मैं बच्चा हूं, बुरा हूं, क्योंकि पंडित जी ने लिख दिया समा करे नर क्या करे, समा बड़ा बलवान, असर ग्रह सभी पर होगा, पशु परिंदे और इंसान, है ना। तो इस तरीके से सभी पर असर होना है। उस असर से बचाव होगा कि नहीं होगा ये नहीं पता, लेकिन असर जरूर होना है। एक चीज अगर आग का गोला है तो उसकी तपश हमें जरूर मिलनी है, हम लेते हैं। अगर हवा का सर्द झोंका है तो उसकी हम सर्द ठंडाई जरूर लेते हैं, है ना। तो अगर ये चीजें हैं तो इन ग्रहों का भी असर हम पर ठीक है और होता है ना। तो इस तरीके से आप अपनी शादी के लिए अपना वर्षफल खुद देखकर भी अनुमान लगा सकते हैं, जितना लगा सकते हैं। बाकी आप किसी लाल किताब करने वाले एस्ट्रोलॉजर से संपर्क कर सकते हैं। खुश रहें, आबाद रहें, मालो जान बढ़ते रहें, मदद मालिक अपनी खुद देगा, नेकी आप करते रहें। धन्यवाद।